स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग अभ्यास 9 कर रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी का। तो इस रचना अनुवाद कौमुदी में हम लोग अभ्यास 9 का गुरु शब्द का रूप और विधिन्न लकार में भू धातु को देख चुके थे। उसी आधार पे हम लोग बनाए थे ना, पठेत, लिखेत, लिखच्छेत, पश्येत। आज जो हम लोग करेंगे वो है तृतीया विभक्ति और अनुस्वार संधि। ये कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है तो देखिए, ये दिया हुआ है कारक। कारक में आज हम लोग देखेंगे तृतीया विभक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये नियम याद रख लेंगे तो अनुवाद करने में बहुत सरलता हो जाएगी। तो ये नियम 28 है। कहते हैं कि किम कार्यम अर्थः और प्रयोजनम, चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो, प्रयोजन अर्थ अर्थात उद्देश्य के अर्थ में हो तो साथ में तृतीया होती है। ठीक है, साथ में क्या होती है? तृतीया होती है। तो देखिए, जहाँ कहीं भी किम आए, जब शब्द में किसी से हम कुछ पूछ रहे हो या हाँ, तो किम आता है ना, किम। तो जब कभी किम आए या कोई कार्य की बात हो या अर्थ हो, ठीक, या प्रयोजन शब्द का प्रयोग हो, इन चारों के प्रयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहे हैं मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्खेण पुत्रेण किम, या तो आप मूर्खेण पुत्रेण किम करिए या कार्यम करिए या को अर्थः करिए। या क्या करिए? को अर्थः। किम करिए, कार्यम करिए या को अर्थ करिए। सॉरी, मूर्खेण पुत्रेण, तो मूर्ख पुत्र से, तृतीया यहाँ पे कहाँ लगी है दोस्तों? पुत्रेण में। ठीक है, पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है। पुत्रः पुत्रम पुत्रेण, पुत्रेण पुत्राय, पुत्रात् पुत्रस्य, पुत्रे हे पुत्र। तो पुत्रेण क्या है? तृतीया विभक्ति है। और मूर्ख क्या है? मूर्ख पुत्र का विशेषण है। तो विशेष में जो विभक्ति होती है वही विशेषण में होता है। तो मूर्ख पुत्र में तृतीया विभक्ति होने के कारण, तृतीया विभक्ति एक वचन होने के कारण मूर्ख में भी तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इतना ध्यान रखिए हमेशा कि किम कार्य और अर्थ, किम कार्य अर्थ और प्रयोजन, ये चारों शब्द जहाँ कहीं भी आएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो जैसे कह रहे मूर्ख पुत्र से क्या लाभ या क्या प्रयोजन। ठीक, तो मूर्खेण पुत्रेण किम या किम कार्यम या को अर्थः या मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, इन चारों के अर्थ में क्या हो जा रहा है? पुत्र में तृतीया विभक्ति हो जा रही है। और देखिए क्या है? तृणेन, तृणेन अपि कार्यम भवति, तृण से भी कार्य होता है। तृण मतलब तिनका, तिनका से भी कार्य होता है। अब चूंकि यहाँ पे कार्य आया है ना, कार्यम, कार्यम भवति, कार्य होता है। तो जैसे यहाँ पे कार्य आया है, इस कारण से तृण में यानी तिनका में क्या हो गया है? तृतीया विभक्ति हो गई है। तृणेन अपि, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तो इतना आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये जो शब्द है किम, कार्यम, अर्थ और प्रयोजन, ये जहाँ कहीं भी आएगा तो वहाँ पे शब्द में क्या हो जाएगी? उसके साथ में लगे हुए शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम है आपका, नियम 29 कि अलम, अलम का मतलब बस, मत, हाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट डू। तो अलम के साथ तृतीया होती है। अब इसके साथ भी हमेशा क्या करेंगे? तृतीया विभक्ति का। अलम हसितेन, मत हंसो, तो हसितेन कहे हैं। क्या बोले? हसितेन। हसितेन में क्या हो गई है आपकी? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया है। हसितेन में तृतीया विभक्ति, मत हंसो। फिर कह रहे हैं अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम विवादेन, विवाद मत करो। विवाद में तृतीया विभक्ति। तो अलम शब्द का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ भी क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर तीसरा नियम क्या है आपका? नियम 30, येनांग विकारः। येनांग विकारः, ये सूत्र याद कर लीजिए कि येनांग विकारः, जिस अंग में विकार हो वहाँ उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। येनांग विकारः सूत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़े, उसमें तृतीया होती है। जैसे नेत्रेण काणः, तो काणः मतलब काना है और नेत्रेण मतलब नेत्र से,
तो ये विकार जिस चीज़ में उत्पन्न होगा उसमें क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। तो नेत्र में विकार उत्पन्न हुआ है काने का, तो नेत्र में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। नेत्रेण काणः, एक आंख से काणा। अब काणे का मतलब ये कि वो एक आंख से काना है। कर्णेन बधिरः, कान से बहरा। अब बहरा कहाँ पे होता है, कान में, तो कान में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, कर्णेन बधिरः। फिर देखिए आगे देखिए, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, अर्थात जहाँ स्वभाव प्रकट हो, प्रकृति मतलब स्वभाव, जहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो स्वभाव, उसका स्वभाव इंगित करे, वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण से समझ जाएंगे। जैसे आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया विशेषण शब्द होगा, ये जो भी यहाँ पे जब स्वभाव की बात आएगी तो वहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द होगा, उसमें तृतीया विभक्ति होगी। ठीक, जैसे प्रकृत्या साधु, साधु मतलब सरल है, तो सरल क्या है, उसका स्वभाव है, तो प्रकृत्या में क्या हो गया, तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक, स्वभाव से वह सरल है। सुखेन जीवति, जीवित रहता है, लेकिन कैसे जीवित रहता है, सुख से। ये उसके प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है कि वो सुखी रहता है, सुख से जीवित रहता है। तो कैसे, सुख से, तो सुख में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्वभाव है, जीवित रहने का क्या स्वभाव है, सुख से, तो सुखेन में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दुखेन जीवति, अब वो जीवित रहता है तो कैसा जीवित रहता है, दुख से, तो जीवित रहने का स्वभाव क्या है, दुख, तो दुख में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। लिखति, लिखता है, वो कैसे स्वभाव है, उसका लिखने का स्वभाव क्या है, उसकी शैली क्या है लिखने की, स्वभाव, उसका स्वभाव का लिखावट क्या है, सरलतया, वो सरलता से लिखता है, जब भी लिखता है वो सरलता से लिखता है। तो सरलता से लिखना उसका स्वभाव होने के कारण सरलता में क्या हो गया, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो आप देखिए 2-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। हाँ, एक तो किम, कार्यम, अर्थ और प्रयोजन शब्द जहाँ आए उसके साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, अलम के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तीसरा जो है येनांग विकार है, अर्थात जिस अंग में विकार हो उस अंग में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। प्रकृत्यादि भी उपसंख्यानम, जिस चीज़ में स्वभाव प्रकट हो, जिस चीज़ में स्वभाव प्रकट हो उसमें क्या हो जाएगा, जिस चीज़ के लिए स्वभाव प्रकट हो उसमें क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। साधु सरल है तो कैसा है, स्वभाव से सरल है, तो प्रकृत्या में तृतीया हो गई। सुखेन जीवति, जीवित रहता है तो कैसे जीवित रहता है, स्वभाव क्या है जीवित रहने का, सुख से, तो सुख में तृतीया विभक्ति हो गई। और जीवित रहता है दुख से, तो दुख में तृतीया विभक्ति हो गई, वो उसका स्वभाव है। ठीक, ये 4 जो नियम हैं वो आपके तृतीया विभक्ति के नियम हैं कि यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, स, साकम, साधम के साथ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ जहाँ कारक दिया हुआ है तृतीया विभक्ति का और जितना मैंने पढ़ाया है वो सारे के सारे आप एक जगह इंक्लूड कर लीजिए और उसको याद किए रहिए कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आगे देखिए, नियम 32 कहता है कि संधि मोनुस्वारः, मोनुस्वारः संधि कहती है कि पदांत शब्द या धातु रूप के अंतिम, शब्द या धातु रूप के अंतिम, पदांत का मतलब शब्द या धातु रूप के अंतिम म के बाद कोई हल आए, कोई व्यंजन हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। हाँ, और स्वर बाद में हो तो नहीं होता है। समझ लीजिए, जैसे कह दिए कि सह नहीं, सह नहीं, अनुस्वार करना है, तो आप जैसे कह दिए कि ये कह दिए मोहनम गच्छति, मोहनम गच्छति। अब दोस्तों जो है गच्छति हम नीचे लिख देते हैं, एक बार फिर से कर देते हैं, मोहनम गच्छति। ठीक, अब यह भी देखिए मोहनम, यहाँ पे अनुस्वार लग गया है, क्यों, ये एकदम शुद्ध शब्द है। यदि आप लिखेंगे मोहनम गच्छति
यदि आप ऐसे लिखते हैं मोनम गच्छति तो ये अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग आ गया है, ग यानी कि व्यंजन, व्यंजन होने के कारण इस म को अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन होने के कारण इस म को अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन हम ये कहें कि मोहनम अपश्यत, यदि हम कहते हैं कि मोहनम अपश्यत, ठीक है, मोहन देखा, तो मोहनम अपश्यत, तो देखिए आ गया है, इस म के बाद इस म को अनुस्वार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे आया है, स्वर आया है। तो जब स्वर आ जाए तो हम म ऐसे लिखेंगे, ये शुद्ध कहलाएगा। ठीक, और जब व्यंजन हो जाए, व्यंजन आए, तो हम म को कैसे लिखेंगे? तो इस म को हम लिखेंगे अनुस्वार में बदल देंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी देखिए अपने इसमें बताया है रामम पश्यति, तो रामम पश्यति हम ये अशुद्ध हो गया। ठीक, ये शुद्ध हो गया। प व्यंजन है तो म को, इस म को अनुस्वार हो गया, रामम, रामम पश्यति। अब यदि बोलेंगे रामम अपश्यत, रामम अपश्यत, तो ये शुद्ध है, रामम अपश्यत, ये शुद्ध है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, रामम अपश्यत, इस तरीके से लिख सकते हैं। यही मोनुस्वार संधि है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए ये छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती हैं संस्कृत में कि हम जो है ध्यान नहीं देते कि आगे व्यंजन है कि स्वर है, और हम म को यूँ ऐसे लिख देते हैं। यदि व्यंजन है तो आप जो है अनुस्वार लगाइए, और यदि जो है स्वर है, यदि यहाँ पे स्वर आया है आगे वाले अक्षर में, तो आप जो है म लगाइए। ठीक है, स्वर में अ ही नहीं, कोई भी स्वर हो, अ ई उ ए कोई भी स्वर हो, तो आप म को हलंत लगा कर ही लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कारक, तृतीया विभक्ति और अनुस्वार संधि। तो ये अभ्यास 9 का जो नियम था वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग अभ्यास 9 का अभ्यास करेंगे। जितना भी कपिल देव द्विवेदी जी ने दिया है, उसको हम लोग, जितना भी अभ्यास उन्होंने दिया है वो सारे अभ्यास हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अभ्यास के साथ में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।